तो हम लोग आज इन अपने जो है रिवीजन बैच को स्टार्ट करेंगे और रिवीजन बैच में जो चैप्टर्स कवर हो रहे थे उन चैप्टर्स को हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कवर कर लिया था, लेकिन आज हम लेवल 2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिन क्वेश्चंस को हमने आपके लिए लगभग डिज़ाइन किया है और ये पीडीएफ आप तक पहुंचा दी गई है। अगर ये पीडीएफ आप तक नहीं पहुंची है, वैसे तो पहुंची गई है, तो आप अगर पहुंच गई है पीडीएफ तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप उस पीडीएफ का एक बार अवलोकन कर लें। और अगर आप एग्ज़ाम को लेके गंभीर नहीं हो रहे हैं तो हम एक निश्चित हद तक ही यहाँ पर आपके साथ टेलीपैथी शो कर सकते हैं, क्योंकि और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जनवरी में एग्ज़ाम होगा, अभी हम छोड़ दें, तो साथी आप जैसे बहुत सारे लोग इलाहाबाद में पड़े ही हैं, लगातार हट ही नहीं रहे हैं, प्रयागराज की कोचिंग्स में लगे पड़े हैं। और ये माध्यमिक की नौकरियां हैं, आप सभी लोग समृद्ध लोग हैं, इस मामले में जानकार लोग हैं। माध्यमिक की नौकरियां कभी इतना जल्दी मिली ही नहीं, जहाँ तक का मेरा आइडिया है। अब तो फिर भी वो साल भर में पूरी हो रही हैं, नहीं तो 2-2, 3-3 साल। 2016 की भर्ती 2019 में पूरी हुई, सब लोग जानते हैं। 2011 या 13 वाली जो प्रधानाचार्य वाली है, ये 2019 में पूरी हुई। बायो का मामला अभी तक फंसा चल रहा है। तो माध्यमिक की तैयारी, जब आप लोग हमारे पास कभी कॉल करते थे तो हम यही कहते थे कि अगर बहुत मैच्योर लेवल पे बात करी जाए तो माध्यमिक की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर व्यवसाय छोड़ करके बाहर चले जाएं, और आपका फिर लेवल भी ये नहीं है ना कि आप जाएं फिर सामने ऑफलाइन में बैठें फिर आप सीखें। आपका लेवल इतना अगर नीचे है किसी का भी तो वो एक बार में सेलेक्ट ही नहीं होगा, बस सीधी बात। तो कहने का सेंस ये है कि हमें अपने जो भी काम कर रहे हैं उन कामों के साथ साथ पढ़ाई के लिए रेगुलर 2 घंटे बस निकाल लेने हैं। हमारे दिमाग में रहना है कि जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी तब तक हम 2 घंटे रोज़ पढ़ेंगे। अगर इस कंसिस्टेंसी के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ भी आप काम करें तो भी आप सफल हो जाएंगे। अब जैसे हम रिवीजन बैच अभी अल्टरनेट ला रहे हैं और एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उस दिन हम रेगुलर हो जाएंगे रिवीजन बैच को लेकर के। जो थोड़ा शिथिलता है वो फिर एक्टिविटी में चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको सडनली स्विच ऑफ कर देना, सडनली उससे ब्रेक डाउन कर देना, ये ठीक नहीं है। और बहुत हताश होना कि नहीं एग्ज़ाम कब होगा, मेरे हिसाब से यह भी ठीक नहीं है। हालांकि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं, जिनका टारगेट ही यही है, लेकिन मैं फिर उनको सलाह दूंगा कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीजीटी है, ऐसी भर्तियों के लिए तैयार होके बैठना कि हम ये कर लेंगे फिर हमें ये मिल जाएगी फिर हम ये कर लेंगे, मेरा मानना है कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा और आपको भी नहीं सोचना चाहिए। मेरा इस मामले में ये मानना है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, एग्ज़ाम आएगा और हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने इंटरव्यू में 1-2 बार यह भी कहा है कि मोस्टली वो लोग सिलेक्ट होते हैं जो लंबे समय से इस विषय में जुड़े हुए हैं। तो इसका ख्याल रखिए कि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक ना होने पाए। ठीक है, तो आइए लेवल 2 के क्वेश्चंस पर हम काम करेंगे। लेवल 2 के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो संभावित रूप से थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन संभावनाओं को नकार नहीं सकते कि ये टीजीटी में नहीं आ सकते। इतने कठिन क्वेश्चंस हमने नहीं रखे हैं। हाँ, आपके थोड़ा सा ब्रेन लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी, आपकी सिलेबस को लेकर के जानकारी और डीप होगी। इस तरह के सवालों को हमने स्वयं डिज़ाइन किया है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। पहला क्वेश्चन है, किसी कण की वेलोसिटी प्रकाश के वेग का 1/10 है, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई 10। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ अपॉन 10, दैट मीन्स 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये कहता है नाभिक को कितने समय में पार करेगा, न्यूक्लियस को कितने समय में पार करेगा। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो एवरेज फॉर्म में 10⁻⁻15 मीटर होता है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10⁻⁻10 अपॉन 3 × 10⁻⁻7, 0.33 × 10⁻22 सेकेंड।
आपके ऑप्शन में सिर्फ 10⁻⁻22 सेकेंड अवेलेबल है, तो आप यही टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्रकों की किसी भी सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह यूज नहीं किया जा सकता। आप लोगों को 1-2 सवाल याद आ रहे हैं, जिन सवालों में हमने आपसे कहा था कि जब कभी ये कह दे कि इसमें बल को मूल राशि माना गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, तो फिर बल का विमीय सूत्र F ही हो जाएगा, फिर MLT-2 नहीं होगा। ये बात हमने आप सबको बताई थी। उसी का रेसिप्रोकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको अगर हम मूल मात्रक मानना चाहें, सवाल बना के देना चाहें, तो नहीं दे सकते। आइए ऑप्शंस पे हम काम करते हैं। पहला है मास, लेंथ एंड वेलोसिटी। लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। दूसरा है टाइम, लेंथ एंड वेलोसिटी। तीसरा है मास, टाइम, वेलोसिटी। और चौथा है लेंथ, टाइम, मास। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप को हम फंडामेंटली अगर बताना चाहें, किसी भी क्वांटिटी में फंडामेंटली बताना चाहें, तो कौन सा नहीं बता सकते, कौन एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप रीजनिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजनिंग पावर, अगर इसको सॉल्व करना चाहें, तो इन सब में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको डिफ़र लग रहा है। यहाँ पे मॉस है, यहाँ पे मॉस है, यहाँ पे मॉस है, यहाँ पे मॉस नहीं है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि किसको नहीं यूज किया जा सकता है, इसका मतलब वो सिंगल ही होगा। और केवल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मॉस नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम मॉस वाले ऑप्शन, जिसमें मॉस नहीं है, उस ऑप्शन पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जिसे हम अगर फंडामेंटली यूज कर दें और वो किसी तीसरी क्वांटिटी का, किसी तीसरी अदर क्वांटिटी का निर्माण नहीं कर सकती एक हद तक। जैसे आप देखिएगा टाइम, लेंथ और वेलोसिटी। टाइम, लेंथ एंड वेलोसिटी। और ये ऐसा लेक्चर है जो आपको अपर लेवल की फ़िज़िक्स कवर कराता है। एकेडमिक क्लास में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है जो 11th-12th में है आपके यहाँ का, और वो नीट वगैरह देना चाहता है, तो इस तरह के वीडियोस को देख सकता है। उसके जो समझ में आए या जो हम समझा पा रहे हैं, संभवतः वो काम में चीज़ें आएंगी। टाइम, लेंथ और वेलोसिटी को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि लेंथ अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट से जो मिल रहा है वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो फिर इन दोनों को यूज करने का फ़ायदा क्या हुआ। इन दोनों को यूज करने से जो बने वो यहाँ ना हो, क्योंकि वो अगर यहाँ होगा तो फिर इन दोनों को यूज करने से, तीनों को यूज करने से कुछ नया हम नहीं निर्मित कर पाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब जैसे वेलोसिटी का आप डायमेंशनल एनालिसिस करें तो LT-1 है, जिसमें टाइम प्रेजेंट है, जिसमें L प्रेजेंट है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए इस ग्रुप को कभी फंडामेंटली भी यूज़ नहीं किया जा सकता, इक्वेशंस नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आप देखें, अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। F = ma से मॉस इंटू एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें लेंथ अपॉन टाइम है, अगर इसको यूज करें तो वेलोसिटी आ जाएगी, मॉस इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बन जाएगा। इसको अगर आप यूज करें ml और वेलोसिटी, लेंथ, मॉस और वेलोसिटी, तो आप इसमें से भी मॉस और वेलोसिटी को यूज कर सकते हैं, मोमेंटम बना सकते हैं, L का भी कोई यूज करके आप दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हर स्थिति में या mv/L कर दीजिए,
तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये मॉस पर सेकंड, द्रव्यमान विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी, मॉस डिके हो रहा है, ये भी मोमेंटम चेंज का हिस्सा है। अगर अभी जब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो उस समय हम आपको लीनियर वेलोसिटी दोबारा बताएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा रॉकेट के उड़ने के प्रोसेस पर चर्चा करेंगे इस बार, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमने रॉकेट के कॉन्सेप्ट को बताया है कि रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है, और इसमें खास बात यह है कि मॉस कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, इसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप साइकिल पे चल रहे हैं और सडनली आप 2 लोग हैं और पीछे वाला उतर जाए तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, ये ठीक वैसा ही है जैसे रॉकेट के उड़ने का कंसेप्ट है, ठीक। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में कुछ ना कुछ तीसरी नई क्वांटिटी बनाने की क्षमता डेवलप है, लेकिन यहाँ पर कोई नई क्वांटिटी बनने की क्षमता डेवलप नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को फंडामेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर कभी आप यूज करना भी चाहें तो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, प्रोहिबिटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि C प्रति एकांक ऐंठन कोण हो, कोण थीटा, वो जो C लिखा है वो गलत है आपकी PDF में। यदि C प्रति एकांक ऐंठन कोण थीटा के लिए प्रत्यानयन बलाघूर्ण I है, C एक्चुअली जो है ऐंठन कोण इसका जो दिया हुआ है टॉर्जन एंगल वो थीटा है मान लीजिए, और ये जो C है इसको बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता। मरोड़ दृढ़ता जो आपके PDF में अवेलेबल नहीं है, इसको बोला जाता है टॉर्जन रिजिडिटी। टॉर्जन रिजिडिटी। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल कराते हैं तो उससे एक मोमेंट ऑफ फोर्स मिलता है टाउ, दैट इज सी थीटा या सी फाई, आप कुछ भी कह लीजिए। मान लीजिए वो सी थीटा आता है। ये कहाँ आपको मिलेगा? ये इलास्टिसिटी में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? मैग्नेटिज्म में मिलेगा, जब आपको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे होंगे, जिन्हें हम चल कुंडली धारामापी कहते हैं, ठीक है। करंट कंट्रोल करने का सिस्टम वहाँ से मिलता है। ये सी थीटा हो गया। अब आप सभी लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा भी होता है, तो सी थीटा इक्वल टू आई अल्फ़ा हो जाएगा। हमसे इन्होंने पूछा है टी तो मैं फालतू में ही बोल रहा हूँ, आई बाई सी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वैसे मेरा मानना है कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी लॉजिक वाला होगा तो वो जानता है कि इस तरह की क्वांटिटी लिखा रहने का मतलब है कि ये टाइम पीरियड है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दीज ऑल आर द टाइम पीरियड्स। तो अगर वो कभी तुक्का भी लगाता तो इसमें लगाता कि ये टाइम का डायमेंशन है, जब उसे ना आता तो। अब आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये थीटा है और ये क्या है? अल्फ़ा है, इक्वल टू आई बाई सी। आप अगर हमारी SHM की क्लास ध्यान कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें हमने पेंडुलम पढ़ाया है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन, विस्थापन बटा त्वरण, ऐसा पढ़ाया है। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, विस्थापन कितना है? थीटा बाई अल्फ़ा, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? आई बाई सी। तो सिंपल है कि ये टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आने वाला है? खाली t आने वाला है। अगर mm दिखाना चाहो तो सबकी पावर 0 दिखा दो, बस ये हो गया। ऑप्शंस में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है EMJ तथा G एनर्जी, मॉस, एंगुलर मोमेंटम। EMJ तथा G ये एनर्जी है
मास, एंगुलर मोमेंटम, और दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि ई स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। साथ ही जब इस तरह का कभी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट यूनिट रख देते हैं, एनर्जी का जूल, मास का केजी, और जे का समथिंग लाइक दैट, और जी का भी कुछ रख देते हैं। लेकिन जब कभी आपको बड़े पावर का क्वेश्चन मिल जाए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो ऐसी दशा में आप डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला रखिएगा, जो उसका एग्जैक्ट डायमेंशनल फार्मूला है। तो ई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml² T-2 एनर्जी है, मॉस का क्या होगा, m है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है ml² T-1, mvr या p इंटू आर, v LT-1, r का l, ml² T-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मुझे भी नहीं याद है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो mLT-2 इंटू L² बाई m², दैट विल बी m-1 L³ T-2। सबके डायमेंशनल फार्मूला आगे यहाँ सेट कर दीजिए। E ml² T-2 J ml² T-1 रेज टू द पावर 2, क्योंकि स्क्वायर लगा है, मास की पावर 5, ऑलरेडी मास की पावर 5, एंड जी की वैल्यू है m-1 L³ T-2 स्क्वायर। रीअरेंज करिए, m सिंगल पावर, m डबल पावर, ओवरऑल m ट्रिपल पावर, l डबल पावर, l डबल पावर, पावर पर पावर मतलब पावर 4 इंटू पावर 2 मतलब पावर 6, टाइम -2 पावर, दैट इज आल्सो -2 पावर, ओवरऑल T-4 पावर। आर यू गॉट इट नॉट, आर यू गेटिंग और नॉट। अब ये होगा m की पावर 5 और ये क्या है, पावर -2, फाइनली क्या निकलेगा, m की पावर 3, l की पावर 3 की पावर 2, दैट इज l की पावर 6, एंड t की पावर -2 रेज टू दी पावर 2, दैट इज t की पावर -4। दिस इज डिलीटेड, दिस इज डिलीटेड, दिस इज डिलीटेड। ये जो क्वांटिटी बन रही है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई बीमा नहीं है। खुदा पहाड़ आगे आप सब जानते हैं। इन्होंने पूछा है कि लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, एंगल होगा। एंगल होगा क्योंकि एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर विमा की राशियां कौन सी हैं? पिक आउट द इक्वल डायमेंशनल क्वांटिटीज, इक्वल डायमेंशन क्वांटिटीज। एक है बल तथा आवेग, फोर्स एंड इम्पल्स। फोर्स एंड इम्पल्स की कहानी आप सभी जानते हैं, लेकिन चलो रिवाइज करते चलें। जब कभी भी आप लोग F इंटू डेल्टा टी कहते हो, दैट इज इम्पल्स, आप सब जानते हैं यही इम्पल्स है। और चाहे तो आप इसका फॉर्मूला निकाल दें, mLT-2 इंटू टी, दैट इज mLT-1, है ना। द टाइम इंटरवल in which our force is changing, the product of the force and the time interval is called impulse. And the one new theory is also available here, वो ये है कि impulse का मतलब होता है मोमेंटम का चेंज होना। impulse का मतलब होता है मोमेंटम का चेंज होना। तो अगर किसी ऑप्शन में ये है कि मोमेंटम का मतलब मोमेंटम चेंज बराबर इम्पल्स या इम्पल्स बराबर मोमेंटम, अर्थात आवेग बराबर संवेग विमीय रूप से, क्योंकि जो संवेग का बदलना है वही आवेग है, और बदलना हो या संवेग हो विमीय रूप से तो दोनों एक ही बातें हैं। तो इसलिए अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि संवेग बराबर आवेग, तो बस वही ऑप्शन सही है, और ऐसा लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा दोनों की डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग होते हैं। वो Q बराबर ml से डिफाइन होता है, वो Q इक्वल टू ms डेल्टा T से डिफाइन होता है। वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुप्त ऊष्मा में टेम्परेचर नहीं होता है।
मतलब होता है टेम्परेचर, हाँ गुप्त ऊष्मा में डायमेंशनल एनालिसिस में आएगा ही नहीं, क्योंकि Q बराबर ml निकालोगे, एनर्जी ml² T-2 और उधर से m भी ख़त्म होगा, L² T-2 शायद आएगा लेटेंट हीट का, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता, अर्थात कोई फिजिकल क्वांटिटी P है जो टाइम पर दिए गए इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रही है। देख लेते हैं उस इक्वेशन को। क्वेश्चन में कह रहा है भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता P इक्वल टू P नॉट e⁻⁻t² से डिपेंडेड है, जहाँ t टाइम है, t इक्वल टू टाइम। इन्होंने हमसे पूछा है बताइए अल्फ़ा की विमा क्या होगी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब कभी हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ते हैं, जिसे हम चरघातांकी श्रेणी कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई e⁻x e⁻−x, तो ये जो e की पावर पर लिखा हुआ फाइनल अरेंजमेंट होता है, ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके हम किसी टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समूचे हिस्से की बात कर रहे हैं कि ये डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है और ये टाइम की डबल पावर है, तो इसको टाइम की उल्टा डबल पावर यानी माइनस में डबल पावर होना पड़ेगा, तभी ये डायमेंशन लेस बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो विमा t² है, तो जब तक इसकी विमा t की पावर -2 नहीं होगी तब तक ये डायमेंशन लेस बनेगा कैसे? तो इसका मतलब अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला t की पावर -2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत जल्दी आने वाला है। बस वही चीज़ें हैं कि हम लोग उस बात को जान जाएं कि हमें हल कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द 3.20 प्लस 4 हर सवाल चुनिंदा है, ऐसा कहा जा सकता है। 10⁵ है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी फंडा आप समझ लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले उसको अगर वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहे हैं, अगर उसको 10 की पावर्स में लिख रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो दशमलव का स्थान है, जो डेसिमल का पॉइंट है, मतलब लोकेशन है, वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाएं कोई एक डिजिट बचनी चाहिए, वैल्यूएबल डिजिट। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 बचे, दशमलव के पहले कोई एक डिजिट मात्र बचनी चाहिए। इतनी बात से एग्री हो? अगर नहीं बच रही तो बचा लीजिए, और जब बचा लीजिए तो पावर को बाहर लिख लीजिए, और फिर आप एक बात बोलिए, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट कैलकुलेटेड while कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंकों की गणना करते समय 10 की घातों का कोई भी मूल्यांकन नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रहे डेसिमल एक सही जगह पर लगाया गया हो, उसके पहले कोई एक वैल्यूएबल नंबर लिखा हो। तो इस समय इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, 1, 2, 3। दशमलव के बाद का ये जो 0 है, ये काउंटेबल होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के डायमीटर, मतलब नाभिक का डायमीटर, तो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु के व्यास, डायमीटर ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। का रेशियो क्या होगा? दोनों को भाग लगा दीजिए, आंसर होगा 10⁻⁻5। फिर कोई यूनिट नहीं बचेगी क्योंकि रेशियो है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो एक्सीलेंट क्वेश्चन। 100 आंकड़ों का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने में जो एरर होती है वो x होती है।
कितने डेटा हैं? 100 डेटा हैं। 100 डेटा का जो एरर होती है वो x होती है। तो क्वेश्चन में कहता है अगर हम ऐसे ही 400 डेटा कैलकुलेट करें तो एरर कितनी होगी? अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने बताया था, लेकिन आप फिर समझ लें। जितनी बार वही बात है, यह भी। अब चूँकि मैं बार बार फिजिक्स में दर्शन की बात और फिजिक्स में लाइफ की बात इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि अब जैसे हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन सी हुई, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ऐसा हम लोग अच्छा 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। नीति दोहे वोहे ये सब पढ़ के आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो गलतियाँ रिड्यूस होती हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को आपने 100 बार किया, जब आप 400 बार करेंगे तो एक्सपेरिमेंट और सुदृढ़ होगा और ठीक होगा, एरर कम होंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट जितनी बार दोहराया जाता है एरर उतनी डाउन होती चली जाती है। जैसे आप देख लीजिए, पहले 100 आंकड़ों में एरर x हुई है, फिर 400 आंकड़ों में कितने गुना बढ़ गया है आंकड़ा? 4 गुना। तो एरर जस्ट 1/4 बचेगी। सो आंसर नंबर जो भी हो x/4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट डायमेंशनलेस? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि उसकी विमा ना हो, उसकी विमा है? पहला है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? ध्यान करिए, VC = K η/ρA। ये कहाँ यूज होता है? जब हम विस्कोसिटी देख रहे होते हैं, है ना। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रांतिक वेग इसे बोला जाता है। और ये के जो होता है वो रेनॉल्ड नंबर होता है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाया है। ये रेनॉल्ड नंबर होता है जो जल एवं संकीर्ण नलियों के लिए इसकी वैल्यू 1000 होती है। 1000 होती है, एक नंबर है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगला है स्ट्रेन विकृति। हमने आपको बताया है स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। आप लोग फिर रिवीजन क्लास का सबसे मज़ा यही है कि आप सब लोगों को रिवाइज होता है। और इसे ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, जब समय मिले तब देखिए। इससे क्या होता है कि सभी चैप्टर्स का निचोड़ बार बार हमारे दिमाग में आता रहता है। एंगल हमने गलत लिख दिया, AGLE लिखा है उसमें। एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस। एक ही बचा है जिसकी डायमेंशन होगी, वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, मतलब उसको कहा जाता है घूर्णन त्रिज्या। और साथ ही अगर वो त्रिज्या है तो उसका डायमेंशन फार्मूला L होगा ही होगा। ओके। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एकदम नया रहा हो। 1 कैलोरी हीट 4.2 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी हीट 4.2 जूल के बराबर होती है। और ये लिखते हैं कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU 1 BTU = 1055 जूल। 1055 जूल। तो ये हमसे पूछते हैं 1 BTU का कैलोरी में मान क्या होगा? हाउ मेनी कैलोरीज आर इक्वल टू 1 BTU? ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होता है? आसान है। आप क्या करें, आप यहाँ से अगर दोनों को बस डिवाइड कर दें तो ये होगा 1 कैलोरी अपॉन 1 BTU = 4.2/1055। तो आप यहाँ बोल सकते हैं 1 BTU = 1055/4.2। 10 इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसे सॉल्व करें तो दैट विल बी 21, 2 5 = 10, 55 25, 25 2 27, 5 1 5 बटा 21, 21 दूना 42। यहाँ कितना बचेगा? 10 52, 21 पंचे 105। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 251.2 कैलोरी। आगे हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि हम इतना हल कर चुके हैं। 21 दूना 42, 10 बचता है 107 हो जाएगा। 21 पंचे 105 होता है, 2 बचता है। ठीक है, जब 2 बचता है, 21 पंचे 105 होता है, 2 बचता है,
फिर यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 21 21 एक बार जा पाएगा, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन। इन्होंने ग्राफ बनाया है और ये बोल रहे हैं कि कौन सा टाइम डिस्टेंस ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, दिस इज द थर्ड ग्राफ and this is the fourth graph. This is time, this is x, this is time, this is x, this is time, this is x, this is time, this is x. बताइए कौन सा ऐसा ग्राफ है जो दूरी समय ग्राफ संभव ही नहीं है, कदापि संभव नहीं है। कौन सा ऐसा ग्राफ है जो दूरी समय ग्राफ एकदम संभव ही नहीं है, किसी परिस्थिति में यह संभव नहीं है। कौन सा ऐसा ग्राफ हो सकता है? अच्छा चलिए इस पर देखते हैं। अच्छा ये बात आप जानते हैं कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होगी वो चाल को प्रदर्शित करेगी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता उस बिंदु पर उस कण की उस क्षण चाल को प्रदर्शित करेगी। आप ध्यान रखिए, हम वेग शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमको दूरी कहा है, इन्होंने हमसे विस्थापन की बात नहीं करी है, इसलिए हम इसको वेग नहीं कह सकते। आइए चलिए इसको देखते हैं। इस ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है? इस ग्राफ के बारे में हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनकी स्पीड 0 है क्योंकि इनकी प्रवणता 0 है। चलो स्पीड 0 है से तो ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं स्पीड 0 है तो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसके पास कोई स्पीड नहीं है, खड़ी है कोई गाड़ी, चल ही नहीं रही, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। इसमें आइए मज़ेदार बात है, ये इतना टाइम हो चुका है, मतलब यहाँ से हमने घड़ी देखना शुरू किया, इतना टाइम हो चुका है। अब इस पार्टिकल ने थोड़ी गति भरी है, सुस्त टाइप का है, लेकिन चला तो है ही है। और ये ग्रेडियंट देख लेते हैं, ये थीटा देखिए ध्यान से, ये थीटा 90 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा सखा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको आइए, ये x है, ये t है, इसकी प्रवणता भी चाल को दिखाएगी और ये भी 0 नहीं है। और इसकी ये ग्रेडियंट हम देखेंगे और ये इस समय 90 से बड़ा है और इसकी ग्रेडियंट निगेटिव आएगी। इसको देखिए ध्यान से, ये थीटा है और इसकी ग्रेडियंट इस समय पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा है। साथ ही आप किसकी बात कर रहे थे? चाल की। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अंग्रेजी में इसे स्केलर कहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो साथी बताइए क्या ये ग्राफ संभव है? नहीं ना, ये ग्राफ संभव नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे दूसरों तक भेज सकते हैं। यह मेरा विशेष आग्रह भी नहीं है, बस एक कहना है आप सब लोगों से, जैसा कह देना चाहिए। बाकी आप लोग खुद पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। जो लोग हमारे ऐप के साथी हैं, जिन्होंने ऐप में कोर्स परचेज किया है, वो बहुत ध्यान से सब लोग पढ़ें। और जो लोग ऐसे भी हमें देख पा रहे हैं आज नए हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। क्लास देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद।